This program is brought to you by EOBI का नारा महफूज कल हमारा। वेलकम बैक। हम बात करें राइजिंग नेशनल डेट पे। एक वेरी सीरियस सिचुएशन, पाकिस्तान के डेट इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है, पाकिस्तान कहां पहुंच जाएगा, इस पे यंग इकोनॉमिस्ट काशिफ मुस्तफ़ा से बात हो रही है। काशिफ साहब ने ये बताने की कोशिश की है कि ये सारे मसले का हल मौजूद है, अगर हम उस पर फोकस करें, प्रॉपरली उसको मैनेज करें, हम अपने एक्सपेंडिचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपने इनकम को भी बढ़ा सकते हैं, बिकॉज यहाँ रूम बहुत है, सिर्फ पॉलिटिकल विल की जरूरत है। काशिफ कंटिन्यू करें आप जी। तो इसकी वजह से जो है, जब हम इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे, इसके लिए ना हमें सरमाए की ज़रूरत है, ना हमें इसके लिए कुछ और तगो-दो करने की ज़रूरत है, सिर्फ हमें अपनी एक वाइब्रेंट प्रोग्रेसिव स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल कमिटमेंट की ज़रूरत है। और हमारे ये तमाम हुक्मरान हैं वो इस वक्त इन तमाम चीज़ों को छोड़ के इन चीज़ों पे लग जाएं। अगर नहीं होगा तो देख लीजिए कि इन्फ्लेशन के हवाले से सेकंड राउंड इम्पैक्ट जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। आप नंबर्स देखिए, जून ऑनवर्ड हमारी इन्फ्लेशन जो है वो दोबारा से तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हम दोबारा से टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यानी इंटरेस्ट रेट दोबारा बढ़ने का इम्कान पैदा हो जाएगा। गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि उनको अभी जो मार्च से लेके जून का उन्होंने 1000 बिलियन का डिमांड कर दिया था जी बिल्कुल, कि हमें चाहिए। कौन देगा, कमर्शियल बैंक्स देंगे या सेंट्रल बैंक देंगे, दैट्स अ डिफरेंट इशू। अभी जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में हमने कहा कि अभी काफ़ी शॉर्टफॉल है हमारे टैक्स कलेक्शन में, उसको ब्रिज करने के लिए चाहिए होगा, वैसे भी गैप मौजूद है। तो ये इस तरह से अगर ये बोरो करेंगे और बोरोइंग नहीं करके स्टेट बैंक से प्रिंट करेंगे, नेचुरली इन्फ्लेशन आएगी। अच्छा काशिफ, यहाँ पे अलाउ मी टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ टू हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव विच माइट हेल्प आवर रीडर्स व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड कि आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल हो सकता है। जब अंग्रेज़ों ने बैटल ऑफ प्लासी में हमें डिफीट दिया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे कब्जा किया सिराजुद्दौला को हटा के, तो सिराजुद्दौला साहब के जो आखिरी वज़ीर ख़जाना थे अहमद रज़ा ख़ान साहब, उनकी जो भी टैक्स कलेक्शन थी वो बहुत कम थी, और अंग्रेज़ों ने टेक ओवर के बाद विद इन, ये 1757 की बात है, बाई 1776 the revenue of the same province, same area had gone 6 times higher. Of course. Why? Question is why? British East India Company, run by a set of officers, well paid, well respected, covenanted officers. They were very loyal to the company. They didn't take any bribe. They put the proper tax as due. उनको कोई खरीद नहीं सकता था, बिकॉज दे वे पम्प्ड अप सो मच कि जी आप तो बड़े रॉयल फैमिली के हैं, रॉयल फैमिली के हैं, आपको सैलरी भी अच्छी है, आपको देयर लॉयल्टी वाज विद द गवर्नमेंट। इफिशिएंट टैक्स सिस्टम करके अंग्रेज़ों ने उसी जगह से 6 गुना ज़्यादा टैक्स लेना शुरू किया। जब वो दूसरी जगहों पे कब्जा किया, वहाँ भी इन्होंने यही किया, हर जगह उनके मल्टीप्लाई। 190 साल की हुकूमत में 150 साल इसी इलाके से वो सरप्लस बजट देते रहे। सरप्लस बजट के मदद से उन्होंने सूडान की जंग लड़ी, उन्होंने बर्मा की जंग लड़ी, अफगानिस्तान की 3 जंग लड़ी हमारे पैसे से। यहाँ रेलवे का लाइन बिछाया, 5% की उसकी गारंटी दी हमारे पैसे से। नेटवर्क ऑफ इरिगेशन हम लगाया, उसमें ब्रिटिश कंपनीज को। तो ये कहना बिल्कुल आपका सही है कि अगर हमारे पास हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट मौजूद है कि आज अगर हम इफिशिएंट और ऑनेस्ट ऑफिसर्स को लगा सके, अगर हम नहीं लगा सकते, ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस तो हम नहीं ला सकते, लेकिन अगर हम मिसाल के तौर पे किसी ऐसे प्रोफेशनल इदारे को हम दे देंगे टैक्स कलेक्शन जी, तो ये 3-4 गुना बढ़ा सकते हैं। आपकी ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये this is historical fact. Anybody who has doubt can go and look at it. I appreciate because this has direct relationship with our situation. This situation requires similar kind of a strategy to be implemented. बार-बार अंग्रेज तो नहीं आएगा, ये हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट बार-बार नहीं मिलेगी। बल्कि चलें मैं आपको बताऊं कि 1776 के बाद यूएसए में भी इसी तरह की सूरत हाल थी, जब जॉर्ज वॉशिंगटन ने
जब जब डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम हुआ, और उसके बाद वहां भी ये सिचुएशन थी, वहां भी करप्शन थी। आज भी आप जाके देखिए कि वो जॉर्ज वॉशिंगटन ने ज्यादा प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर लिया और करप्शन भी थी, इनएफिशिएंसी नहीं थी, और उन्होंने 76 से लेकर और 25-30 साल तक तो वो इन्हीं परेशानियों में रहे कि ना आइन था, ना दस्तूर था, ना तरीकाकार था, ना निज़ाम था। लेकिन उन्होंने फिर ये 18वीं सदी के मिड तक की बात सीखी और उसके बाद वो इस एफिशिएंसी को लाए। अब जबकि जैसे आपने मिसाल दी, या हमारे पास यूएसए की मिसाल है, अगर हम ये चाहते हैं कि हम पहले तबाही के उस दहाने पे पहुंचे और जब कोई रास्ता ना बचे तो फिर ये करें, या फिर हम इन जैसे ममालिक की तारीख से सीख लें कि भाई ये लोग कितना परेशानियों के बाद ये इस मुकाम पर पहुंचे। तो आज हमारे पास तो वो मसाइल मौजूद नहीं है, हमारे पास तो दिमाग भी हैं, हमारे पास अफराद भी हैं, हमारे पास जो है वो मिसालें भी मौजूद हैं, हमारे पास रिसोर्सेज भी मौजूद हैं। यहाँ तो सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, और ये जो है मेरे नजदीक ये हुकूमत, इनके बाद आने वाली हुकूमतें या यही दोबारा आए, मैं जस्ट एज अ कॉमन पर्सन मेरी ये अपनी एक बड़ी सिंसियर सजेशन होगी कि देखें आप मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन और सब्सिडीज और अनएम्प्लॉयमेंट इन सबको भूल जाएं। ये सारे मसले बाय प्रोडक्ट हैं फिस्कल मैनेजमेंट के। आप जिस वक्त अपनी फिस्कल मैनेजमेंट इंप्रूव कर लें, कुछ भी ना करें, ये मॉनेटरी पॉलिसी इज जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। डेफिनेटली देखिए ना, अब 1000 का गैप है, वो बैंक मिसाल के तौर पे मना कर दिया, तो 1000 बिलियन नोट आप छापेंगे और उसका आपको पता है कि क्या 80% इन्फ्लेशन होगा जी। मैंने इस पे बहुत स्टडी किया है और मैंने 76 में पायनियरिंग आर्टिकल लिखा था इसके ऊपर, दैट वाज बेस्ड ऑन माय इकोनोमेट्रिक स्टडी। उसमें मैंने पॉइंट आउट किया कि जब हमारे पास बंगाल 7 था, तो टोटल मनी सप्लाई ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम बांग्लादेश गॉट डिसमेंबर्ड फ्रॉम अस वाज 14 बिलियन रुपीस ओनली, राइट। जब मुल्क अलग हो गया तो हमें कम से कम 4-5 बिलियन नोट को डीमोनेटाइज कर देना चाहिए था। वेस्ट पाकिस्तान, नाउ पाकिस्तान शुड हैव 9 बिलियन नोट, लेकिन उनके अलग होने के बाद 2 साल के अंदर हमने 8 बिलियन मजीद छाप दिया, 14 को भी रखा, 8 को भी रखा, 22 बिलियन हो गया। आज आपके पास टोटल मनी सप्लाई इज नियरिंग 2000 बिलियन। डू यू थिंक देयर वाज अ नीड फॉर दैट? हैज द इकोनॉमी इंक्रीज दैट मच? 5% ग्रोथ आप एक एवरेज लगा ले इतने सालों का, इतनी ग्रोथ हो ही नहीं सकती थी। अगर नहीं होती तो प्राइजेस उसी लेवल पे होती जो 72 में थी। ये दुनिया भर में और जगह देखा गया है कि जहां मनी सप्लाई ग्रोथ इज लिंक्ड टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, वहां पे कीमतें नहीं बढ़ती, क्योंकि जब चीज बढ़ती है तो नोट भी बढ़ जाता है, नोट एक्स्ट्रा नहीं बढ़ता। ये बिल्कुल कॉमन सेंस और समझने की बात है। जापान की हिस्ट्री देख लें, यूरोप की देख लें, हर जगह की देख लें, यहाँ ये मिसकंसेप्शन दी जाती है कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और कीमतें बढ़ना एक नेचुरल चीज है, कीमतें बढ़ना नेचुरल चीज नहीं है। देखें, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखें एसबीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसको सबसे ज्यादा आप क्रिटिसाइज हमारे लोग करते हैं, मेरे नजदीक वो तो सिर्फ रिएक्शन, उनकी तो रिएक्शन है। अगर 1000 बिलियन गवर्नमेंट मांग रही तो क्या करें? अगर अफराते ज़र या अगर गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी या एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी, ये तमाम जो वेरिएबल हैं, अगर स्टेट बैंक को नहीं होंगे तो वो तो मजबूर है कि वो रिएक्ट करेगी किसी डॉक्टर की तरह। बिल्कुल, कि अगर एक बंदा आईसीयू में पहुंचे और उसको मखसूस सिम्टम हो तो डॉक्टर ने उसको उसी तरह से रिएक्ट करना है। इसलिए जो मंबा माखज यानी जो कि ओरिजिनेशन है, इट्स ऑल अबाउट फिस्कल मैनेजमेंट। और फिस्कल मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया कि हमें सिर्फ अपनी कमिटमेंट दिखानी है और कुछ नहीं करना। अगर हमारी फिस्कल मैनेजमेंट सॉल्व होती है, देखें ये बात जानने की जरूरत है कि इकोनॉमिक साइकिल या बिजनेस साइकिल या जीडीपी का फ्लोरिश होना, ये तमाम की तमाम नेचुरल फोर्सेस हैं, इनको आप एबनॉर्मली कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए, अगर मनी सप्लाई क्रिएट करके अगर ये सब हो सकता तो बड़ा आसान था। लोग नोट छाप के आपको 1 बिलियन दे देते, मुझे गवर्नमेंट 1 बिलियन दे देती, एटीएम दे देते कि जाओ निकालो पैसा खर्च करो। ऐसा तो नहीं होता ना। ये पैसा बढ़ाने से ये इसके कप का प्रोडक्शन या इसका प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता, वो अपनी जगह पे खड़ा, सिर्फ इसकी कीमतें बढ़ती चली जाएगी। जी, तो इसलिए मैं इसको इस तरह सम अप करूंगा कि अगर जो है एफबीआर की जो है ना वो असर नौ उसको तश्कील देने के साथ अगर वहां से हमारे रेवेन्यूज बेहतर होते हैं, हमारी फिस्कल मैनेजमेंट बेहतर होती है, तो आप बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसके बाय प्रोडक्ट के तौर पे क्या होगा, मईशत चलने लगेगी, सनतें चलने लगेंगी, टैक्सेस मिलने लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा और हुकूमत की एप्रिसिएशन भी हो जाएगी
उनकी हुकूमत भी सस्टेनेबल हो जाएगी, और अगर वो 20 साल भी हुकूमत करना चाहेंगे तो हर दफा लोग उन्हें वोट बिल्कुल देंगे। ऐसा हुआ यूरोप में। अभी आप ब्राजील के पोजीशन देख लीजिए, वहाँ 4000% इन्फ्लेशन रहा एक जमाने में। लिलू के आने के बाद उसने फिस्कल मैनेजमेंट की और आज वहाँ 7% इन्फ्लेशन है। पीपल आर वेरी वेल ऑफ एंड दे कैन रूल फॉर एज लॉन्ग एज दे वांट। लुलू लेफ्ट आफ्टर 10 years, अपने दूसरे जूनियर साथी को देकर चला गया। अगर वो चाहता तो 20 साल 25 साल हुकूमत करता है, बिकॉज सच ए रिलीफ केम टू दिस सोसाइटी। काशिफ, बड़ी अच्छी बात हुई, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू ऑन दिस। नाज़रीन, राइजिंग फिस्कल नेशनल डेट पे हमारी ये थोड़ी सी तल्ख डिस्कशन आपने सुनी। इंडीड सिचुएशन इज नॉट कंफर्टेबल, इसलिए हम लोग इसको प्रेजेंटली आपको प्रेजेंट नहीं कर सकते। सिचुएशन बहुत ख़राब है, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आई होप कि जो नई लीडरशिप आती है वो ड्रास्टिक मेजर्स ले। हमने हिस्टोरिकली साबित किया कि हमारे अपने हिस्ट्री में, अमेरिका की हिस्ट्री में ये सब प्रेसिडेंट मौजूद हैं। अगर इफिशिएंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम किया जाए, कुछ नहीं होता तो आप इसको ठेके पे दे दें। मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी ठेके पे लेगा 5 बिलियन ट्रिलियन यहाँ से बहुत आसानी से कमा के दे सकता है आपको। आपके तमाम मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। 1 ट्रिलियन कर्जा लेने के बजाय अगर हम लोग 1 ट्रिलियन हर साल वापस करना शुरू करें, सिचुएशन विल ईज ऑफ। जहाँ तक स्टेट बैंक और महंगाई का ताल्लुक है, ये बात तय हुआ कि अगर हम लोग अपने मनी सप्लाई को उस रेट से ही सिर्फ बढ़ाएं जिस रेट से हमारी ग्रोथ होती है, जैसे आजकल 2-2.5% है, सिर्फ 2.5% अगर हम मनी को प्रिंट करें, इन्फ्लेशन नहीं होगी। अभी 19-20% नोट छप रहे हैं, यही वजह है कि कीमतें बढ़ रही हैं। कीमतें बढ़ना सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब लोगों को होता है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए काशिफ इज़ राइट, सबसे पहले हमें फिस्कल पॉलिसी को अपने सही करना पड़ेगा। अपने बुक को बैलेंस करेंगे, स्टेट बैंक से बोरिंग खत्म हो जाएगी, सब चीज़ ठीक होना शुरू हो जाएंगी और ब्राज़ील की तरह यहाँ भी एक मेजर रिलीफ आ सकता है। जो आदमी ये करेगा वो अगले 30 साल तक बड़े आसानी से हुकूमत कर सकता है। इसी के साथ मैं आपका प्रोग्राम खत्म करूंगा। फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस नोट कर लीजिए, feedback@businessplusTV.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहता है, उसी के बेसिस पे हम इस तरह के मौजू को उठाते हैं। इसी के साथ खुदा हाफिज। This program was brought to you by EOBI का नारा, महफूज This program is brought to you by EOBI का नारा, महफूज नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात करें राइजिंग नेशनल डेट पे। हमारी कौमी जो कर्जा है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि हमारा डेफिसिट बहुत बड़ा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। काशिफ मुस्तफ़ा, यंग इकोनॉमिस्ट से मैं यही बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस। काशिफ का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत है, यहाँ पोटेंशियल बहुत है, यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। ओनली थिंग मिसिंग इज द पॉलिटिकल विल। किसी एक टेक्नोक्रेट को अगर ये इस मामले पे चलाने को दिया जाए और उसके पीछे पूरी पॉलिटिकल सपोर्ट हो तो things can change according to him within 2 years instead of 20-40 years in other countries। जी, तो मैं फिस्कल मैनेजमेंट पे बात कर रहा था तो वो साहब मुझसे नाराज हो गए कि आप एग्रीकल्चर टैक्स के इशू को क्यों उठा रहे हैं, हम तो टैक्स देते हैं। तो मैंने उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिया, जिस तरह आपने भी कहा कि अपने सूबाई अकाउंट में या कौमी जो हमारे फेडरल लेवल के अकाउंट्स हैं आप उसको आइडेंटिफाई कर दें। देखिए, आपने 450 रुपए की गंदुम को 1050 रुपए तक आप उस गंदुम को ले गए। सब ये जानते हैं कि जो फैक्टर ऑफ कल्टीवेशन होते हैं उसके अंदर लेबर का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने उस फार्मर को बहुत अच्छे तरीके से कंपनसेट किया। ये बहुत अच्छा अमर है कि हमने उसको इंटरनेशनल प्राइस। लेकिन जो उस पर टैक्सेशन का एलिमेंट था कि फिर हमें वहां से बहुत ज्यादा टैक्स आने चाहिए थे, वो टैक्स वहां पे नहीं आए। तो कहने का मकसद फिर यही हुआ कि अगर हम एफिशिएंट लोगों को डेजिग्नेट करेंगे मुख्तलिफ
अहम नौयत के इदारों में, तो एफिशिएंसी आएगी। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि देखें, हमारा डेफिसिट को इस तरह देखिए कि अगर एक तरफ हमारे खर्चात हैं और एक तरफ हमारे महासिल यानी रेवेन्यू हैं, तो अगर हम रेवेन्यूज को बढ़ाते हैं जब भी डेफिसिट कम होता है, और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करते हैं जब भी हमारा वो कम हो जाता है। अब रेवेन्यू को बढ़ाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सबसे पहले उसकी इब्तिदा होनी चाहिए टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म से, कि उस मैकेनिज्म में कैसे एफिशिएंसी लाई जाए। मेरा अपना पर्सनल कैलकुलेशन, मेरी जो अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि सिर्फ करप्शन को रोकने से, सिर्फ तमाम सेक्टर को उस नेट में लाने से और एफिशिएंसी इंप्रूव करने से हमारा डेफिसिट ब्रिज होने की टेंडेंसी रखता है। सिर्फ इसका आप ये अज्यूम कर लीजिए कि खराजात अपनी जगह पे रहेंगे, सिर्फ अगर उस सिस्टम को बेहतर कर लिया जाए और कोई दूसरा हेड ना हो, तो ये टैक्स मैकेनिज्म ही इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। आप तसव्वुर करें कि अगर 16 या 17 या 18% पे हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, तो हमारे रेवेन्यूज क्या होंगे। नंबर 2, मेरा हमेशा ये पॉइंट रहा है कि जब हम एक्सपेंडिचर साइड पे आते हैं, तो जो हमारे बहुत बड़े बड़े हेड्स हैं, वहां पे हमें इंसाफ के साथ जो है वो उसका मुजाहरा करना होगा। देखिए, आपका जो मौजू है आज का प्रोग्राम का, वो बहुत हसास और बहुत ही अहम है, राइजिंग नेशनल डेट। तो मैं अपने इस गुफ्तगू को इस टॉपिक के साथ एक बहुत ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। नेशनल इशू है, बिल्कुल, एंड द क्लॉक इज टिकिंग every minute. You cannot just avoid it. तो मैं आप जा रहे हैं towards Greece, you are going towards Spain. एक वक्त आएगा कि आपका नेशनल डेट इतना बढ़ जाएगा कि you will not be able to pay. तो अब मैं इस चीज वो जो आप बातें कह रहे हैं ना, बिल्कुल, वो फिर कोई इंटरनेशनल इदारा या कोई circumstances will force you to do this हो नहीं thing. सकता। देखिए ना, ग्रीस में क्या हो रहा है कि IMF, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ, ये तीनों मिलकर उनसे कह रहे हैं कि ये करो। उस पर बड़ा प्रोटेस्ट भी हो रहा है, हंगामे हो रहे हैं। तो उस नौबत पे पहुंच जाएंगे हम अगर हम नहीं करेंगे जी। हर चीज पार्टी कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस। जो आप पार्टी एंजॉय करते रहे, आखिर में बिल आएगा, बिल आने वाला है, बिल हैज ऑलमोस्ट अराइव्ड। तो देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है। तो और इसका बड़ा अहम देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वो जमाने गए कि जब हुकूमतें सिर्फ नारे लगाकर इलेक्शन जीत लिया करती थी। अब आवाम का जो शऊर है वो काफी बेहतर हो चुका है। दे आर मोर अवेयर विद एवरीथिंग, दे आर फैमिलियर, पीपल लाइक यू, एंड थैंक्स टू मीडिया, एंड आई वुड से कि थैंक्स टू मीडिया कि इन्होंने इतनी मेरा ताल्लुक एक देही सिंध के इलाके से है, खैरपुर से। तो जब मैं वहां जाता हूँ, जब मैं लोगों से बात करता हूँ, तो जो लोग पहले नहीं जानते थे कि पाकिस्तान से बाहर क्या हो रहा है, आज वो इस बारे में भी राय रखते हैं कि आने वाले अमेरिकन इलेक्शंस में किस तरह की फोर्सेस नहीं है। मैं आपको कराची इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा, बल्कि खैरपुर के गांव की मैं खैरपुर की बात कर रहा हूँ कि लोग आज उनके जो कैंडिडेट्स कौन से हैं, व्हाट आर देयर स्टैंड्स, मीडिया ने उन्हीं की जबान में, सिंधी जबान में उन चैनल्स को ले जाकर उस अवेयरनेस को फैलाया। कमिंग बैक टू माय टॉपिक सर, आप ये देखें कि वो जो रेवेन्यू साइड पे मैंने आपसे बात की, एक्सपेंडिचर साइड पर अब अक्सर सुनते हैं वो वही वहां पर हल मौजूद है। मेरे नजदीक जो है पाकिस्तान को जो है वो अपने दोस्त ममालिक के साथ, जितने भी दोस्त ममालिक हैं, चाहे वो मिडिल ईस्टर्न हो, चाहे वो रशिया हो, रशिया को मैं बेसिकली पाकिस्तान का दोस्त मुल्क हमेशा तस्वुर करता हूँ, रशिया हो या सेंट्रल एशियन स्टेट हो, चाइना हो, ईरान हो, इनके साथ अपने लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करने की जरूरत है। वो जब इनिशिएट होंगे तो क्या होगा कि जो हमारी स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन है, आई एम 100% श्योर कि अगर हम इन मुल्कों को एक्टिवेट करें और वो हमारे इस मंसूबे में सिंसियरिटी को देखेंगे, ये तमाम मुल्क हमारी स्टेट ऑन ऑर्गेनाइजेशन में हमारी टर्म्स पे पैसा लगाने को तैयार हो जाएंगे। अगर आप इस हेड को करते हैं तो आप इतनी बड़ी मेगा एलोकेशन करते हैं उन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू करने की वजह से, वो एक्टिवेट होंगी, वहां से प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होगी, वहां से रोजगार जनरेट होगा, वहां से टैक्स रेवेन्यूज आएंगे, और वो टैक्स रेवेन्यूज कहां जाएंगे, वो हुकूमत के पास आएंगे। इसके साथ साथ आप चले जाइए, पीएसडीपी को इंतहाई ईमानदारी के साथ इस्तेमाल कीजिए और ऐसे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कीजिए कि जो मुल्की पैदावार और जीडीपी के एक्सपेंशन में जॉब क्रिएट करे, जहां से वो जॉब क्रिएट हो। पीएसडीपी को पॉलिटिकल ब्राइब के तौर पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि हम कभी भी किसी भी अगर हुकूमत ने किया कि आज हमारे यहाँ हमेशा पीएसडीपी को इंतहाई ईमानदारी के साथ, एफिशिएंसी के साथ और फोकस अंदाज में नहीं किया जाता। सब्सिडीज देना अगर मकसूद हो तो फोकस दीजिए, जनरलाइज मत दीजिए। ये 2 4 5 स्टेप हैं जो सब लोग जानते हैं। अगर इन स्टेप को उठाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हमारा डेफिसिट एटलीस्ट ब्रेक इवन, यानी एक दूसरे को ऑफसेट बराबर तो कर लेगा। जब वो बराबर होगा तो हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं होगा, हुकूमत को कोई मजबूरी नहीं होगी कि वो अमेरिका के आगे जाके हाथ फैलाए, वो बैंकों से पैसा ले, जब वो एसबीबी से पैसा ले। जब वो किसी से पैसा नहीं लेगा और आपका जो डेफिसिट है वो ब्रिज हुआ होगा, तो फिर एसबीपी जो है वो प्रो ग्रोथ स्ट्रेटेजीज की तरफ जाएगा।
कमर्शियल इन्फ्लेशन खुद ही गिर जाएगा जी, आप नोट ना छापें तो इन्फ्लेशन कैसे होगा जी? इन्फ्लेशन गिरेगा, नोट ज्यादा होता है तब पैसा कीमतें बढ़ती है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि एसबीपी प्रो ग्रोथ ईजनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के पास नेचुरली चला जाएगा, उसके पास तमाम वेरिएबल्स होंगे, कमर्शियल बैंक उसको बैक करते हुए तमाम सेक्टर को लेंडिंग करने लगेंगे और मईशत का पहिया चलने लग जाएगा। और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा चीजें जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट नहीं है, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल। अगर इस तरफ नहीं आएंगे तो यकीन कर लीजिए आपकी ये अजम्पशन बिल्कुल सही है कि हम उसी यूरोपियन क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। अगेन आई वुड नॉट हाईलाइट दिस इन डिटेल, बट रोल ओवर रिस्क जो लोग जानते हैं, रोल ओवर रिस्क आप पहले भी कह जो लोग जानते हैं, पता ही नहीं इसका जी, जो लोग जानते अगर गवर्नमेंट ने 721 बिलियन आउट ऑफ ट्रेजरी बिल लिया हुआ है, लोगों को ये नहीं पता कि कल अगर ये ट्रेजरी बिल जब रोल ओवर के लिए जाए और लोग अगर इसको रिन्यू करने से मना कर दे, व्हाट विल हैपन टू द अगर आप रोल ओवर करते रहेंगे एक पॉइंट पे अगर मना कर दे बैंक पर आकर, अगर बैंक कहे कि जी वी आर नॉट रोलिंग इट ओवर, तो व्हाट विल बी द ऑप्शन लेफ्ट? यू हैव टू गो टू स्टेट बैंक फॉर प्रिंटिंग नोट्स। मैं इस पॉइंट पे तो खैर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये एक जो लोग जानते हैं, टेक्निकल लोग, वो इस बात को समझते हैं कि अगर रोल ओवर आप करते चले जाएंगे तो बहरहाल सोवरेन पेपर भी अपनी वुकत खो जाते हैं। अभी ग्रीस का हुआ ना 50%, जी बिल्कुल 50% डिस्काउंट कि आप सीएसएफ आपके पास नहीं आ रहा, केएलएफ आपके पास नहीं आ रहा, आप अगर कुछ आईपीओज या एसपीओज लाना चाह रहे हैं तो वो आपसे नहीं आ रहे, इंटरनेशनल बॉन्ड्स हम नहीं ला पा रहे, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने हमसे जो है हमें मदद करने से हमें तौबा, आईएमएफ आपको सर्टिफाई नहीं कर रहा, आईएमएफ सर्टिफाई नहीं कर रहा, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक भी जो भी उसने बनाया हुआ है, हमारे लिए पैसे पड़े हुए एशियन डेवलपमेंट बैंक पे सस्ते 2.5% पे, वो रिलीज नहीं कर रहे कि जब तक वो मेन रेगुलेटर जो है वो इज नॉट सेटिस्फाइड विद द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, दे आर नॉट रिलीजिंग। जब फाइनेंसिंग की तमाम ये जो हेल्दी सोर्सेज हैं वो बंद हो जाएंगी और हुकूमत जो है बिलाखिर अपने 5 साला मंसूबे के आखिरी साल में दाखिल हो जाएगी, तो फिर क्या होगा कि अब तो लामहला इन्हें सियासी फैसले करने होंगे, इनको जो है वो ज्यादा एक्सपेंशन दिखानी होगी इनको, ताकि इलेक्शन के लिए एक मैनिफेस्टो हो। तो दुनिया भर में ये दस्तूर है कि जो उनके आखिरी इलेक्शन शेयर होते हैं उसमें वो काफी ह्यूमन और सोशल वेलफेयर के काम करते हैं। यही कर करके तो ग्रीस डूब गया ना आखिर में, वो आ गया कि मामला खराब हो गया वहां पे। काशिफ लेना पड़ेगा यहाँ पे एक ब्रेक। नाज़रीन हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। This program is brought to you by EOBI का नारा महफूज। This program is brought to you by EOBI का नारा महफूज। This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे राइजिंग नेशनल डेट पे, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यंग इकोनॉमिस्ट काशिफ मुस्तफ़ा साहब। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो फॉरेन डेट है वो 61 बिलियन पे पहुंच चुका है, जो कि बहुत रैपिडली इंक्रीज हुआ है पिछले 3-4 सालों में, और हमारी जो डोमेस्टिक डेट है वो अब तक 721 बिलियन पे पहुँच चुका है। इस वक्त जो भी हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, जो जिसकी बड़ी प्रोजेक्शंस अब जो हो रही है 1900 बिलियन की है, उसमें से 1000 बिलियन हमें डेट रीपेमेंट में देना पड़ता है, सिर्फ हमारे पास 900 कुछ बच जाते हैं। इस हालात में मुल्क कैसे चले, ये काशिफ से मेरा सवाल होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस साल के जो डेफिसिट की फिगर अब तक ऑलमोस्ट क्लियर होती चली जा रही है, वो 7% है अगेंस्ट जो स्टेट बैंक की प्रोजेक्शन पहले थी 4.7 की। उसकी जो मेन वजह यह है कि हम लोग कलेक्ट नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए था। अप्रैल की जो कलेक्शन है वो 155 बिलियन है, और अभी हमें 500 बिलियन मजीद कलेक्ट करना है अगले दो महीनों में, और ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। यही वजह है कि डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है, और जो इसका आप देखिए कि डेफिसिट बढ़ने का इम्पैक्ट ऑलरेडी आना शुरू हो गया इन्फ्लेशन साइड पे, बिकॉज गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ा है स्टेट बैंक से। इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज होना शुरू हो गया है। अप्रैल की जो फिगर आई है एसपीआई की वो है 12.27% अगेंस्ट 10.84 इन द पास्ट।
इसी तरह CPI इन्फ्लेशन हैज जम्प टू 12.51% और ये अगेन इंडिकेट कर रहा है कि इकोनॉमी इज गेटिंग अंडर ट्रबल बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन रेट। आपको पता होगा कि फेडरल बजट आना था 25 तारीख को, लेकिन अब वो पोस्टपोन हो गया है। उसकी मेन वजह बता रहे हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस विद इन द गवर्नमेंट अबाउट सोशो इकोनॉमिक इशूज़। कुछ लोग ज़रूर चाहते होंगे कि गरीबों को सब्सिडी दी जाए, उनको सपोर्ट दी जाए, लेकिन दे कहाँ से, पैसे का मसला है। दूसरी जो बहुत बड़ी वजह बताई गई है वो ये है कि अमेरिका से ताल्लुकात क्लियर नहीं है और जो अमेरिका से बहुत बड़ा एड आना था 2.5 बिलियन कोलिशन सपोर्ट फंड, वो आएगा नहीं आएगा वो कुछ क्लैरिटी इसकी नहीं है, इसलिए बजट अभी डिले किया जा रहा है। काशिफ, ये दीज आर सम फैक्ट्स ऑफ आवर नेशनल लाइफ व्हिच आर नॉट वेरी प्लेजेंट। I throw the program to you to give us some answers to this. See, you are absolutely right that situation is not good, and as far as our economic management is concerned, this is not efficient at all since last 4 to 5 years. What government need to do, they are not coming up with any solution. They are not coming up with something which can address the issue rightly. Your into is very right that every indicator is showing that there is trouble, there is problem, और उस ट्रबल या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो रहा है। अब जिस तरीके से मेरे नज़दीक हमेशा whenever I go and explain this trouble, so I look into my consideration fiscal management, कि हमारा सबसे बड़ा इशू जो है वो फिजिकल मैनेजमेंट का है, और फिजिकल मैनेजमेंट हमारी एफिशिएंट ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। कि जैसा आपने कहा कि हमारा जो डेफिसिट है वो 7%, तो अब सब लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो अब अगर इट इज़ 7.1% or it is 7.5%, what would happen? What it is actually indicating that on revenue side we don't have any big support. From expenditure side we are not well managed, and if it would keep continue like in future, what would happen? We will keep borrowing from financial institution, from SBP or our commercial bank. Then what would be the solution? फिर क्या होगा कि एक तरफ तो इन्फ्लेशन होगा, जैसा कि इन्फ्लेशन का नंबर बढ़ना शुरू हो गया है। दूसरा इशू ये होगा कि जो आपके बैंक्स हैं जिनको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ में अपना किरदार अदा करना है, वो बजाय इसके कि वो मुख्तलिफ सेक्टर को लेंडिंग करें ताकि वहां से जॉब्स क्रिएट हो, वहां से टैक्स आए, वो गवर्नमेंट को जो है वो पैसा दे रहे होंगे। अब you will be surprised to see the number, and you just come across with every number on daily basis that it's really surprising that all the liquidity of banks is coming to and is being taken by government for their own needs. This is something which is alarming. Going forward, मुझे ये लगता है अगर हम इस बात को बजट के साथ रिलेट करें कि गवर्नमेंट जो इतना ह्यूज डेफिसिट इस वक्त प्लान जो कर रहे हैं उसकी फाइनेंसिंग के लिए व्हाट आर द अवेलेबल ऑप्शन, वो किन ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। मेरे नज़दीक जिस तरह आपने CSF की बात कही, KLF की बात कही, उनको गवर्नमेंट ने, उसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने रिसेंटली नेटो की सप्लाईज के साथ रिलेट कर दिया है कि अगर हम नेटो की सप्लाईज ओपन करते हैं तो शायद हमें $1.8 बिलियन तक CSF से मिल जाए। और उन्होंने कहा कि इन ऑर्डर टू शो अवर सॉलिडारिटी एंड केयर फॉर यू वी कैन थिंक फॉर KLF एज वेल इफ यू रिज्यूम दिस। एंड देन जिस आपने जैसे प्रोग्राम से पहले देखिए ना कितनी ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन है। हमारे 24 फौजियों को मार दिया उन्होंने, उसकी अपोलॉजी देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। नाउ दैट इज़ वेरी क्लियर। उसकी एक रीज़न जो बताई गई है कि क्यों नहीं ओबामा मांग लेता माफ़ी, उसकी वजह बताई जा रही है कि ही हैज़ ऑलरेडी अपोलोजाइज टू मेनी टाइम्स। जब कुरान को डिस्क्रेडिट किया गया, उसके पहले जो उनके फौजियों ने कंधार में लोगों को मार दिया, उसकी माफ़ी पे माफ़ी मांगे जा रहा है। So he's not going to take another maafi. You said in the beginning of program that beggars are not chosen. So this is perhaps the right. देखिए ना, अब बेगर को हम लोग के पास कोई बेगर आता है तो उसको कहते हैं अल्लाह भाई माफ कर दे, लेकिन यहाँ बुला के बुला भी रहे हैं और फिर जलील भी कर रहे हैं कि देने की भी बात कर रहे हैं, साथ साथ कह रहे हैं कि जो हम ड्रोन अटैक भी करेंगे और हम माफी भी नहीं मांगेंगे और तुम मजबूर होके आओगे हमारे पास, हमारी बातों को मानोगे, तुम नेटो सप्लाई भी करोगे, सब कुछ करोगे। यानी बेइज्जती की इंतहा हो रही है। देखिए तारिक साहब, है ना, एक तो ये है कि हम इस पे बड़ी तनकीद कर सकते हैं, यानी कि बीइंग स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक, लाइक आई कैन क्रिटिसाइज अ लॉट, बट व्हाट आई वुड ट्राई टू डू कि आई वुड डिस्कस इट, आई वुड हाईलाइट इट फर्दर for the sake of your viewer understanding, but at the same time I would prefer
to have some remedial work as well, जी, जी. so that people असल can तो know वो कि है, हम सिर्फ हाँ. तनकीद पे बात नहीं कर देखिए ना, रहे. अब ये 3 बिलियन या 1.2 बिलियन के पीछे हम इतने जलील हों, why can't we find our domestic solution? That's what जी my देखिए, challenge to you is. लास्ट टाइम भी मुझे याद है आपके एक शो में हम जब इस इकोनॉमिक मैनेजमेंट पे बात कर रहे थे, तो हमने बहुत एक्सप्लिसिटली, बहुत क्लियरली इस बात को बात कही थी कि हमारी एक अच्छी फिस्कल मैनेजमेंट हमें तमाम मसाइल से बाहर निकाल सकती है. अब वो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हमें प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत स्ट्रेट जो है उसके कवानीन है, और वहां सिर्फ एक चीज दरकार है, विच इज कॉल्ड पॉलिटिकल कमिटमेंट. एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल सही है. इफ गवर्नमेंट वुड कम अप विथ इट्स लाइक पॉलिटिकल कमिटमेंट कि जी हमने इस मामला को रिजॉल्व करने हैं, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि जहां रिसोर्सेज की भरमार है, आप फौरन से चीजों को बेहतर कर सकते हैं. मैंने जितना दुनिया भर की मुख्तलिफ जो मईशतें हैं उनका तारीख और हिस्टोरिकल जब मैंने देखा, तो उनको 10-10, 20-20 साल दरकार होते हैं एक ट्रैक पे लाने के लिए. लेकिन पाकिस्तान उन कुछ खुश नसीब ममालिक में से है कि यहाँ अगर आज आप अपनी पॉलिसीज को बेहतर कर लें, पॉलिटिकल कमिटमेंट दिखाएं, तो विद इन 2 ईयर यू विल बी ऑन ट्रैक, एवरीथिंग विल बिकम लाइक फेवरेबल एंड एवरीथिंग विल बी गुड. ये चीजें करने की जरूरत है. अब आप देखें कि हमारे यहाँ जितने भी मसाइल हैं, वो मैं उनको सानवी हैसियत देता हूँ, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देता हूँ. मैं हमेशा अपनी गुफ्तगू में इस फिस्कल मैनेजमेंट को प्राइमरी इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि इस फिस्कल मैनेजमेंट के अंदर तमाम अच्छाइयों या तमाम बुराइयों की वजह छुपी हुई है. अगर आप अपनी फिस्कल, एक बात मैं यहाँ पे ऐड करूँ, आपने कहा कि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत है. इस मुल्क में सिर्फ लेस देन 2% पीपल आर पेइंग डायरेक्ट टैक्सेस. नादरा का डाटा मौजूद है. हमारे पास जैसे एक जगह बात हो रही थी कि कमर्शियल कनेक्शंस कितने इलेक्ट्रिसिटी के, ये मौजूद है. आर दोज पीपल पेइंग टैक्सेस? आर दोज पीपल हु आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, आर दे पेइंग टैक्सेस? ये सब डाटा मौजूद है. 2% से 20% पे ले जाना इज नॉट अ वेरी बिग डील विद द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी सिचुएशन वेयर यू आर यूजिंग मोबाइल, यू आर इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड. अगर आप देखें कि जो टैक्सेस दुनिया भर में लिए जाते हैं, पूरी मईशत से ली जाती है, यहाँ हम देखते हैं कि सिर्फ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है या अर्बन एरियाज़ हैं जहाँ से सैलरी या जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनसे टैक्स दिया जाता है. बाकी एग्रीकल्चर पेज नथिंग, ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं देता, रिटेलर्स, शॉप ओनर्स करोड़ों की तादाद में, कौन टैक्स देता है? क्या टैक्स देता है? होलसेलर्स लाखों की तादाद में पूरे मुल्क में क्या टैक्स देते हैं. तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मौजूद है. अगर आप जाएं कनाडा में या किसी और मैच्योर इकोनॉमी में, वहाँ आप देखेंगे कि 98% लोग दे रहे हैं. कल अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर बन भी जाएं कनाडा के, आप क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकेंगे, बिकॉज देयर इज नो स्कोप. मगर यहाँ किसी को अगर पॉलिटिकल सपोर्ट हो, पूरी पॉलिटिकल पार्टी कहे कि जी हाँ जी, यू आर द फाइनेंस मिनिस्टर, यू डू व्हाटएवर यू लाइक, यू कैन डू मिरेकल्स हियर. देखें यही बात कि इन तमाम चीज़ों को करने की जो फोर्स है वो कहाँ से डेवलप होगी? वो फोर्स सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ आएगी कि हमारा जो भी हुक्मरान है, जो भी हमारे मुल्क को गवर्न कर रहा है, वो इस रियासत के बुनियादी उसूलों के साथ अपनी वफादारी दिखाए. और वो लॉयल्टी क्या है कि वो इंतहाई ईमानदारी के साथ तमाम इदारों में शफाफ और बहुत ही शफाफ तरीके से ईमानदार लोगों को डेजिग्नेट करे कि जिनके अंदर वो तमाम स्किल्स मौजूद हों, और उसके बाद वो उनको अलाउ करे कि वो आज़ादी के साथ अपने फंक्शन को ये बहुत बड़ी बात. तो फिर क्या होगा? जो आपने बात कही कि सिर्फ 2% जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस की मद में आता है, तो अब इशू क्या है कि वहां पर करप्शन की वजह से या वहां पे सिस्टम के लेकुनास की वजह से एक बहुत बड़ा जो फोकस एरिया है वो इग्नोर हुआ है. अब आप ये देखें कि मेरे नजदीक हमारे इन टैक्स के नंबर को बढ़ाना या टैक्स टू जीडीपी परसेंटेज को 15 या 16 या 17% पे ले जाना शायद बहुत मुश्किल अमर नहीं है, अगर जो है वो इदारा अपनी तमाम ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, जो सिस्टम में अंदर जो करप्शन के पॉइंट्स हैं उनको बंद किया जाए और इंतहाई ईमानदारी के साथ जिस इंसान पे टैक्स बनता है उस पर टैक्स लगाया जाए. आपने अभी बहुत
बेहतर तरीके से उन तमाम सेक्टर को आइडेंटिफाई किया जिसमें होलसेल भी है, जिसमें रिटेलर भी हैं, जिसमें एग्रीकल्चर 75% ऑफ द इकोनॉमी। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जो ओनली 25% पे आप दिए जा रहे हैं, आप वहां पे टैक्स नहीं लगा रहे। आप देखें इस पे तनकीद, मैं लास्ट टाइम एक प्रोग्राम कर रहा था तो जो मेरे साथ को गेस्ट थे वो इस पे बड़े नाराज हुए कि आप एग्रीकल्चर टैक्स को क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, हम तो टैक्स देते हैं। तो मैंने उनको कहा थोड़ा सा यहाँ पे मैं ब्रेक ले, नाज़रीन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। This program is brought to you by EOBI का नारा महफूज कल हमारा